मुसलमान हूँ, हमारे घर का यानी हिंदू समाज के घर पर, हिंदू समाज के घर का पानी मेरे घर पर, मेरे बेटा का दोस्त हिंदू समाज के लड़के, हिंदू समाज के लड़के का दोस्त मेरा बेटा, वो मेरे यहाँ आता, मैं उनके यहाँ जाता हूँ। मदरसा एक्ट पर कौन बोलेगा? मस्जिद के मामले में कौन बोलेगा? आपसी समरसता पर कौन बोलेगा? विकास के नाम पर कौन बोलेगा? पार्लियामेंट के दोनों सदन से वक्फ बिल पास हो चुका है और इस वक्त मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से एक बहुत ही नाराजगी दिख रही है। खबर से आपको ये भी पता चला होगा कि जेडीयू की 5 कार्यकर्ता ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गौहर सिद्दीकी साहब। और गौहर सिद्दीकी साहब परिहार प्रखंड के बहुत चर्चित चेहरा है और एक सामाजिक आदमी है। और जब भी इस तरह की बात होती है तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि लोगों की निगाहें उन शख्सियत पर ज़रूर पड़ती है जो लोगों की आवाज़ उठाता है, जो मजलूम की आवाज़ बनती है। गौहर सिद्दीकी साहब उन्हीं में से एक शख्सियत है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ बिल के समर्थन दिया है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? शुक्रिया अदा करते हैं आपका। सबसे पहले ये गलत हुआ है, पूरे तौर पर गलत हुआ है। इस काले कानून का हम विरोध करते हैं, सख्त मजम्मत करते हैं। ये नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है, ये तशद्दुद है, ये जबरन थोपा गया हुआ कानून है। हम मुकम्मल तौर पर इसकी मुखालफत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। तो सर, आपको लग रहा है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो कोई भी पार्टी हो, इंडिया की हर पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उनके हक की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं? ये आपको लग रहा है नीतीश कुमार की पार्टी ऐसा कर रही है? ऐसा तो कर ही रही है। हमने तो देखा, इससे पहले भी एनआरसी का मामला आया, हमारी बहनें रोड पर रही, हमारे बच्चे रोड पर है, बूढ़े रोड पर है, मैं रोड रहा। मैं खुद गौहर सिद्दीकी 150 से ज़्यादा सभाएं की, 150 से ज़्यादा सभाएं की। उस वक्त एक भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, एक दो छोड़कर पप्पू यादव भी जाते रहे, जो बड़ी पार्टियां कही जाती है, हमारे सामने नहीं आए। एक दो चेहरे आए भी फकत मुसलमानों में चेहरा दिखलाने के लिए। एक दो चेहरा आए मुसलमानों में चेहरा दिखलाने के लिए। आज भी जो सेकुलर पार्टियां हैं, इस मुद्दे पर रोड पर निकल जाए, किसकी हिम्मत है, किसका वजूद है कि हमें डिस्टर्ब कर सके? हर बार मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है, कोई ना कोई बहाने लाकर, कोई ना कोई मामले लाकर, हर बार चुनाव के समय में। तो हम तो यहाँ तन तनहा हो गए हैं, हम तन तनहा हैं बिहार में, भारत के स्तर पर। तो सर, परिहार प्रखंड के लोग अब चूंकि उनकी निगाहें आप लोग की तरफ है, आप जो इस प्रखंड में जो गिने चुने लोग हैं, तो क्या अब आप लोग कुछ प्रोटेस्ट वगैरह या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं या फिर जेडीयू के बॉयकॉट जैसी कोई चीज़ करना चाह रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग एक बैठक लेंगे। अभी जो कुछ सीनियर परिहार के लीडर्स हैं, मुस्लिम समाज के लीडर हैं, अनसेकुलर लीडर भी, जो हिंदू समाज से भी जो अनसेकुलर लोग हैं, उनके बहुत जल्द बैठक करेंगे। इस पर हम लोग कदम उठाएंगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन कल भी विरोध कर रहा था मैं, आज भी विरोध कर रहा हूँ। ये गलत हुआ है वक्फ बोर्ड वाला, इसकी मजम्मत करता हूँ, बार बार मजम्मत करता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा है कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा न बनता न बन, अपना तो बन। खासकर मैं मुस्लिम लीडरां से कहना चाहूँगा जो अन्य दलों में है, अब कब जागोगे? वक्फ की संपत्ति जा रही है, कब्रिस्तान का मामला आ रहा है, मस्जिद का मामला आ रहा है, ईदगाह का मामला आ रहा है, हुकूक का मामला आ रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मामला आ रहा है। तो सारे मामला आपके सामने हैं। इन मामला पर भी कभी जगिए, है ना। राजनीति में भी तेजपत्ता मत बनिए, अपने हक और हुकूक के लिए आगे बढ़िए। ठीक है जी, ये मेरा ऐलान भी है और मैं कहता भी अक्सर भी हूँ कि आप अपने हुकूक के लिए आगे बढ़ें। कब तक किसकी गुलामी करेंगे? कितने झंडा धोते रहेंगे? किन के लिए जिंदाबाद करते रहेंगे? कभी अपने लिए भी जिंदाबाद तो कीजिए, अपने लिए भी तो आगे बढ़िए। आप अपने को भी आगे बढ़ाएं, किसी तरह के ताने बाने गिले शिकवे में नहीं रहे। अभी वक्फ बोर्ड पर जो बिल पास हुआ, इसकी मजम्मत कीजिए अखबारों के जरिए, जबान से। और अगर हम परिहार में देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिला स्तर पर देश का मामला है, फिर जैसा होगा फिर बात होगी। तो सर, सामने विधानसभा का इलेक्शन भी आने वाला है,
क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप लोग मुसलमानों को जागरूक करने के लिए, खासतौर पे इस मामले में? दो मामले हैं अभी इस वक्त बताते हैं कि हर बार चुनाव के समय में ही कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जो रंग पड़ जाता है। यहाँ मामला यहाँ चुनाव में होता है कि हमें एक करने के लिए एक तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, अदर लोगों को एक करने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं। सीतामढ़ी जिला में दो क्षेत्र ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं, परिहार और बाजपट्टी या परिहार। हम नारा किनका लगा रहे हैं, हम किनके साथ जा रहे हैं? तो कम से कम सदन बिल कहाँ से पास होता है पत्रकार महोदय? बिल पास होता है सदन में, बिल पास होता है सदन में, और आपके सदन में आपका आदमी सदन में नहीं है। तो जब कोई आदमी सदन में जाएगा, गौहर सिद्दीकी जैसा बेटा सदन में जाएगा, तब ना बोलेगा गलत कानून है, इस पर रोक लगाई जाए, अध्यक्ष महोदय ये गलत हो रहा है, ये नाइंसाफी हो रही है। ये कौन बोलेगा? मदरसा एक्ट पर कौन बोलेगा? मस्जिद के मामले में कौन बोलेगा? आपसी समरसता पर कौन बोलेगा? विकास के नाम पर कौन बोलेगा? तो सवाल है कि आप अपने बेटों को भी देखिए, आप अपने बेटों को देखिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। दो विधानसभा, और मैं एक चीज बताता हूँ, और मैं इस वक्त नागमणि सर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं उनकी पार्टी में हूँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। समझौता चल रही है कई दलों से, अगर नहीं समझौता हुआ तब भी, समझौता हुआ तब भी, और नहीं समझौता हुआ तब भी बाजपट्टी और परिहार में मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारेंगे, हर हाल में मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। रिजल्ट क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन परिहार और बाजपट्टी पर ये मेरा दावा है, मैंने आला कमान को लिख के भी भेजा है कि 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जाए। अच्छा सर, बीजेपी की सरकार जिस तर्क के साथ इस बिल को पास किया, उस तर्क से आप लोग कितना सहमत हैं? देखिए, उनके तर्क से हम सहमत इसलिए नहीं हैं कि एक तर्क से वो मुझको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एक तर्क से डिस्टर्ब होते कोई बात नहीं, सैकड़ों तर्क हैं, सैकड़ों तर्क हमारे सामने उनके पड़े हुए हैं, लेकिन हर जगह देश की स्थिति देख रहे हैं। आप 500 रुपया जो आदमी लोन लेता है, 1000 उसके यहाँ पुलिस जा रही है, वारंट हो रहे हैं, और जो लाखों लाख रुपए लेके फरार हैं उसे कोई पूछने वाला नहीं है। करोड़ों का खेल हो रहा है देश में, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप गरीब आदमी, हम गरीब आदमी हैं, है ना। अभी देखते हैं देहात में किश्ता चल रहा है ना, किश्ता वाला का 2 दिन लेट हो जाता है तो पुलिस किससे भी ज्यादा सख्त होकर पैसा वसूलते हैं। तो कहने का मतलब ये है शमीम बाबू कि जो देश की स्थिति बनी है, राज्य की स्थिति बनी है, बिहार की स्थिति बनी है, सीतामढ़ी की स्थिति बनी है, ये सब किसी से छुपी हुई नहीं है। चुनाव के समय में आप जागते हैं, जागते भी नहीं है, आप जागते हैं, जागते भी नहीं है। आप जागिए, जिस दिन आप जाग जाएंगे, हम जाग जाएंगे, यहाँ का नक्शा कुछ और होगा, विकास कुछ और होगा, तरक्की कुछ और होगी। फिर भी मैं आपसे दोबारा कहना चाहता हूँ, परिहार और बाजपट्टी, है ना, ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। मेरी पार्टी समझौता होती है तब भी, नहीं होती है तब भी, समझौता नहीं होता है तब भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। और हम वक्फ बोर्ड की मजम्मत करते हैं जो बिल पास हुआ है। लेकिन सरकार तो ये भी तर्क दे रही है कि वक्फ बिल के अंदर जिन लोगों के जरिए रन किया जा रहा है, जो लोग इसके मैनेजमेंट को संभाले, करप्ट बहुत हो चुका है इसके अंदर, वो लोग करप्शन बहुत कर रहे हैं। तो इसको सुधारा जा सकता है। अगर किसी का बेटा, इसलिए तो बिल लाया उसने, तो किसी का बेटा अगर बदमाशी करता है तो समझाया जा सकता है, उसे हिदायत दी जा सकती है, उस पर जल्द कानून नहीं ले आ सकता था। बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर लोग हैं, बड़े बड़े स्कॉलर, हम देखा है वही सामने बिल फाड़ा है, और सारे लोग फाड़े हैं। कई सेकुलर पार्टीज के भी लोग इसके विरुद्ध में हैं। ये नहीं कि मुस्लिम का मामला है तो मुस्लिम विरोध में है, कई सेकुलर पार्टियां के जो लीडर हैं, टॉप क्लास के लीडर हैं, वो भी इसके विरुद्ध में है। तो समाज का मतलब है कि हिंदुस्तान एक चमन है जिसमें बेला है, जूही है, गुलाब है, चंपा है, चमेली है, नरगिस है, यास्मीन है, मोगरा है, लक्ष्मण बुट्टी है, सूरजमुखी है। हिंदुस्तान एक चमन है, इस चमन को रहने दीजिए। ये हमसे हिंदुस्तान है, ये शमीम बाबू हिंदुस्तान हमसे है। एस से हम में लिखते हैं हमसे, तो एस से हिंदू, एम से मुसलमान, एस से सिख, ई से ईसाई, हमसे हिंदुस्तान। तो गौहर सिद्दीकी का नारा भी है कि हमसे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की जो एकता है, गंगा जमुनी तहजीब है। आज हमारा घर, मैं मुसलमान हूँ, हमारे घर का यानी हिंदू समाज के घर पर, हिंदू समाज के घर का पानी मेरे घर पर, मेरे बेटा के दोस्त हिंदू समाज के लड़के, हिंदू समाज के लड़के का दोस्त मेरा बेटा, वो मेरे यहाँ आता, मैं उनके यहाँ जाता हूँ, उनके त्यौहार में मैं जाता, मेरी खुशी में वो आते हैं। तो सो ये तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। कम से कम इस खूबसूरती को रहने दिया जाए। और हमारा संविधान भी कहता है, हमारा आईन भी कहता है कि हिंदुस्तान हमारा बहुत मजबूत है, बहुत खुशहाल है। इसकी खुशहाली में ये जात पात के नारे देकर, धर्म के नारे देकर, वाद विवाद करके, नए नए कानून लाकर इसको हिंदुस्तान की एकता को मत तोड़ा जाए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, और इस बिल को वापस लिया जाए। तो अभी जो क्या बोलेंगे, परिहार प्रखंड में जब इलेक्शन का टाइम है, अच्छा नहीं, खैर ये सवाल है,
जेडीयू के जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ता ने अभी इस्तीफा दिया है, उसको आप किस तरह से उसकी तारीफ करेंगे या उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका पार्टी का पर्सनल मामला है ना। कभी कभी लोग अपने मामले को लेकर भी इस्तीफा देते हैं, वक्त का इंतजार रखता है कि कोई मामला ऐसा होता है। जैसे देखते हैं कि चुनावी माहौल में एक दल में लोग रहते हैं, टिकट नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिक वो त्याग पत्र देते हैं और इल्जाम में लगाते पार्टी ऐसी थी तो वैसी थी तो ये कर रही थी, मैं अपमान सह रहा था, अपमान हो रहा था, मुझे सताया जा रहा था, मेरी इज्जत नहीं हो रही थी। तो सब अपने अपने मामलात होंगे, क्योंकि जनता दल यू का मामला है, जो उन्होंने छोड़ा उनका अपना व्यक्तिगत विचार होगा, है ना। लेकिन मैं इस बार जो सख्त हूँ, मैं इस पर मैं तो भारत के कैसे प्रधानमंत्री। विरोध करेंगे? विरोध करने का स्टेटस बताइए। विरोध के तरीके हैं संतिपूर्ण ढंग से, शब्दों से, पत्र लिखकर, अनशन की जरूरत पड़ी अनशन के साथ। पहले हम लोग नीति तय कर लेते हैं, नीति तय करते हैं कि इसके विरोध कैसे किया जाए। लेकिन विरोध भी हो रहा है तो शांति तौर पर, और जो साथी विरोध करते हैं करेंगे उनसे भी हम कहेंगे कि अपने शब्दों का अच्छा इस्तेमाल करें, अपने शब्दों का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री, मैं भारत का रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी से भी कहना चाहूँगा कि आप पुनः इसकी समीक्षा कराएं, पुनः इसकी समीक्षा कराएं। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक भी पैगाम देना चाहता हूं कि आपकी वजह से जो ये सब बिल पास हुए हैं, आप बिहार के चमकते दमकते मुख्यमंत्री रहे हैं, आप पर सभी समुदाय के लोगों ने यकीन किया है, भरोसा किया है। तो ऐसी स्थिति में आप भी इस पर संशोधन का मिजाज रखें, गुजारिश करते हैं, अपील कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल, अभी जेडीयू के जो सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है गुलाम रसूल बलियावी साहब या फिर क्या नाम है, खालिद अनवर, तो अब लोगों की निगाह उन दोनों की तरफ है कि वो दोनों इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। अगर नहीं देते उस बारे में आप क्या सोच रहे हैं? पहले तो सवाल है कि इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, इस तरह के सवाल उनके पास जाना चाहिए। गैरत जागेगी, एतराज जताया। हाँ जताया। तो ये गैरत जब जागेगी ना, जब ज़मीर जागेगा ना, तो खुद वही बता देंगे। ऐसे उन तक मैं कुछ पोस्ट देखा हूँ, कुछ लोगों ने उनके गुलाम रसूल बलियावी साहब पर तीखा प्रहार किया है, तीखा प्रहार किया। हालांकि उनका भी बयान आ जाना चाहिए इस पोर्टल पर कि नीतीश जी ने अच्छा किया या गलत किया। जब बलियावी साहब का बयान इस तरह के आ जाए कि नीतीश जी ने अच्छा किया, तो उनकी मजम्मत में जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते। मेरी जानकारी में अगर बलियावी साहब का इस तरह कोई बयान नहीं आया है तो शब्दों का इस्तेमाल बेहतर होना चाहिए। वो कदावर लीडर हैं, है ना, वो कदावर लीडर हैं, कौम को झंझोड़ने वाली शख्सियत है। वो हमारे बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, बड़े स्कॉलर हैं। गुलाम रसूल बलियावी साहब मौलाना एक स्कॉलर हैं। तो मेरी राय है कि किसी बड़े स्कॉलर पर जो हम शब्दों का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा इसको थोड़ा नॉर्मल तरीके से क्या सकता है। बहुत शुक्रिया। अब देखिए, वक्फ बिल को लेकर हिंदुस्तान के हर कोने में जो परिहार प्रखंड है वहाँ भी लोगों की नाराज़गी ज़रूर है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वक्फ बिल जिस पर्पज़ से लाया जा रहा है, सरकार की नीयत सबको पता है कि वो जो वक्फ की ज़मीनें हैं उनको हड़पना चाहती है और सरकार की नीयत ख़राब है, और यही मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ज़ूम इंडिया में, उससे भी